गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का है। अभी हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम चीज़ों को देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं एक इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, सो दैट इज़ माई लीनियर इक्वेशन। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। वेरिएबल दैट मीन्स जो भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ABCDEX Y, है ना, ये सारे वेरिएबल होते हैं। तो एक ही वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। और स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसका वो ये होगा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो अगर एक वेरिएबल की जगह इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाते हैं तब वो होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करती है उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है आपके पास में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लेकिन हमको बात यहाँ पे करनी है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और यहाँ पे पेयर ऑफ है। पेयर का मतलब हमेशा इस चैप्टर में जब भी हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की बात करेंगे तो वो पेयर में होगा। पेयर में होगा मतलब कि हमेशा कपल ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसको सॉल्व करना होगी। पेयर देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो इक्वेशन भी होना चाहिए और दो वेरिएबल की भी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या इसका बनने वाला है? पहली इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों जो फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन को शो कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 को शो कर रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 को शो कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ले, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन मैंने लिखा 5x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर A और दैट इज़ माई इक्वेशन B, लेट सपोज। तो ये दोनों इक्वेशन जो होगी ये एक इक्वेशन हो, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर देखेंगे तो इसी को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे पेयर है और दो वेरिएबल भी है। ठीक है, और हमेशा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनता है वो ये बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, सो हम कंपेरिजन देखते हैं। कंपेरिजन अगर हम करें तो कैसे करेंगे? आप देखिए, इक्वेशन ए को हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। ए को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से और बी को हम इक्वेशन बी को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ 1 और 2 जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अगर हम ए को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको a1 की वैल्यू इसको कंपेयर करने पे, यहाँ पे कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे 3 है, तो a1 की वैल्यू 3 मिलेगी, x का कोफिशिएंट। यहाँ y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो b1 की वैल्यू 4 मिलेगा। और ऐसे ही
C1 की वैल्यू जो है वो 3 मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे C1 है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन के कंपैरिजन की बात हुई, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो A2 हमें 5 मिलेगा, A2 x का कॉफिशिएंट 5, यहाँ y का कॉफिशिएंट B2 दैट मीन्स 2, और लास्ट वाला कॉफिशिएंट है C2। तो C2 का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ -6 है, तो हम नेगेटिव में लेंगे, -6 विल बी द वैल्यू। सो हमने कंपैरिजन देखा कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, राइट, इस चैप्टर के अंदर। आप बस देखते जाइए, इस इंट्रोडक्शन के बाद आप जान जाएंगे कि पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना दे रखा है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग दी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमको अब सॉल्विंग मेथड देखना है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग दी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सो टू मेथड्स आर, यहाँ पे मैं मेथड देखते हैं, इसको ब्रैकेट में देख लेते हैं। सो कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन इसके हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली we can solve the two equation graphically, और second is algebraic method। That means we can also solve this pair of linear equation with the algebraic method। There are 3 types of algebraic method which we have to learn in this chapter। Okay, graphically we will solve the equation only from वन मेथड। ग्राफिकली सॉल्व करने का एक ही तरीका है किसी भी इक्वेशन को, लेकिन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का, एक किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे, मतलब 3 तरीके हैं। फर्स्ट वे है यहाँ पे सेकंड का ए बोलूँ मैं, तो हम उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा सेकंड वे जो बनता है सॉल्व करने का, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और हमारा जो थर्ड वे बनता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज माय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली में 3 मेथड हम फॉलो करते हैं नॉर्मली। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन, और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके इन सभी मेथड्स को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल, एल्जेब्रिकल और सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कैसे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इनकी हेल्प से। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास में 2 इक्वेशन है। हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर किए हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अभी मैं एग्जांपल लेके भी इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है कैसे न कैसे, और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वेशन क्या मैं ग्राफिकली सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए 3 कंडीशन हो सकती है। ग्राफ पे आप किन्हीं 2 लीनियर इक्वेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में थोड़ा सा हम इसके लिए ओवरव्यू देखते हैं। मैं अगर बात करूँ लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती, कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर देखें तो वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जहाँ पे m का मतलब स्लोप होता है, x एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और c मतलब है कोई कांस्टेंट। तो ये मेरे पास में लीनियर, ये जो इक्वेशन होती है लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अगर हम ये सपोज कर लेते थोड़ी देर के लिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंसिडर किया है, ये L1 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन को, तो मुझे इसके सॉल्व करने से L1 लाइन मिलेगी। जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा, ग्राफ बनाऊँगा, इस इक्वेशन से ग्राफ बनाऊँगा, तो मुझे लेट सपोज L2 लाइन मिलती है। मैं ग्राफ बनाते भी सिखाऊंगा कैसे करना है, अभी सीख लो, सिर्फ अभी समझने के लिए। ठीक है, सो इन दोनों, सपोज करो इस इक्वेशन से L1 लाइन बनी, इस इक्वेशन से L2 लाइन बनी, तो ये दोनों लाइन कुछ 3 कंडीशन हो सकती है जिस टाइप से मुझे मिले, इसके अलावा कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पहली वाली इक्वेशन से जो लाइन मिली वो कुछ ऐसे मिले L1, और दूसरी इक्वेशन से जो लाइन मिली वो कुछ ऐसे मिले, दैट मीन्स ये L2 हो। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे कैसे भी बना सकता हूँ। इसका मतलब ये है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो जब भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट करेगी, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ ऐसे छोटा सा, और सपोज करो कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, x और y में कुछ कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो x और y का जो कोऑर्डिनेट, x और y जो कोऑर्डिनेट मिलता है, वही आपका सॉल्यूशन होता है इन दोनों इक्वेशन का, जिन दो इक्वेशन से आपने लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, और एक्चुअल में इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही होता है वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, x और y का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वो। लेकिन इस केस को हम बोलेंगे, अगर ये केस बनता है ऐसा, तो इस केस को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। अगर मैं दो इक्वेशन को लूँ और उनका ग्राफ बनाऊँ, और दोनों इक्वेशन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तब हम बोलेंगे कि सिर्फ एक ही पॉसिबल पॉइंट है जहाँ पे ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की वैल्यू मिलेगी, और ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिंगल सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। सेकंड केस ये बन सकता है कि जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करी, और वो आपकी लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो गई L1, और सेकंड इक्वेशन से लाइन जो ड्रॉ करी वो इसी के ऊपर हो गई, दैट इज़ L2, है ना। तो आप देखेंगे कि इस केस में ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर गई। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप कर जाना, तो ये ओवरलैप करेगी। तो ओवरलैप के केसेस में आप देखोगे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। तो इनफाइनाइट पॉइंट मतलब यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यू कैन से। ओके, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस केस में मिलेंगे। और थर्ड और लास्ट केस जो बनता है वो आपका बनता है कि पहली वाली लाइन पहली इक्वेशन से जब ड्रॉ किया तो L1 ऐसा बना, और दूसरी इक्वेशन से जब लाइन ड्रॉ किया तो ऐसा बना, और दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये दोनों L1 एंड L2 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो जब भी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, मतलब कि नो सॉल्यूशन बनेगा। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है, तो आप इसमें सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो क्या आप हर एक इक्वेशन जो भी आपके पास सामने आएगी, उन इक्वेशन के लिए लाइंस ग्राफ पे ड्रॉ कर करके देखेंगे क्या कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा या नो सॉल्यूशन बनेगा? नहीं, उसके लिए एक तरीका है, एक वे है, वो वे हमको याद रखना है। अगर किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन बने तो इसका मतलब ये होता है इस कोई भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब एक कंडीशन बनती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर दो इक्वेशन आपने लिखी है, दोनों के कॉफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कॉफिशिएंट कंपेयर करना, और वहाँ से a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू आप निकालें, और उन वैल्यूज़ को निकालने के बाद a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लाइन, जो भी लाइन्स उस इक्वेशन से बनेगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और उसका एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी
हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपके पास में कंडीशन ऐसी बनती है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स वो लाइंस जो आप ड्रॉ करेंगे इनसे, इस इक्वेशन को यूज़ करके आपने पहले ही कोफिशिएंट से पता लगा लिया, अगर तीनों इक्वल आ गए, इनका रेशो तीनों का इक्वल आ गया, दैट मीन्स जो भी लाइन होगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करने वाली है और इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। नो सॉल्यूशन का केस भी ऐसा ही है, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ जाए, लेकिन अगर C1/C2 इसके इक्वल नहीं आता, तब आप ये बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस जो है होगी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगी आगे जाके ग्राफ पे, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड। इस ग्राफिकल मेथड का मैं एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, ये मैंने आपकी बुक NCERT से ही दिया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, फर्स्ट वाला अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 20 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो इस इक्वेशन में अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो आप ये देखोगे कि A1/A2 अगर देखें तो 1/3 निकलेगा, B1/B2 -2/4 निकलेगा और C1/C2 0/-20 यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1/3 और ये अगर इसको कट करेंगे तो 1/2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1/3 A1/A2 की वैल्यू 1/3 बन रहा है और B1/B2 का वैल्यू -2/4, दैट मीन्स 1/2 माइनस का बन रहा है। ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इफ़ दे आर नॉट इक्वल, सो आई कैन से दैट फर्स्ट इक्वेशन इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2 और 9/18 यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2। तीनों इक्वल बन रहे, दैट मीन्स तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट करेगी एक दूसरे कोइंसाइड करेगी एक दूसरे को लाइन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है 1/2 A1/A2, B1/B2 भी क्या बन रहा है 2/4 यानी कि 2 और 4, तो 2/4 अगर देखेंगे तो 1/2 बनेगा अगेन, और 4/12 की बात करें तो 1/3 बनेगा। मतलब A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये पैरेलल लाइंस बनेगी और सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। मतलब इनसे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी ग्राफ पे, इन दोनों इक्वेशन से जो दो लाइन बनेगी वो आपस में एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब ओवरलैप करेगी। इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन ग्राफ पे बनेगी दो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, सो अभी इसको हटाते हैं। ओके, नाउ सी, अभी हमने ये क्वेश्चन आपका अभी देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है और कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कंपैरिजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हुई हमारी ग्राफिकल मेथड की बात। अभी हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड की, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चलिए ठीक है, इसी वीडियो में हम कंसीडर कर लेते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स को भी। तो इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे, है ना। देखिए, अगर हम बात करें एल्जेब्रिक मेथड की तो 3 मेथड्स होती है नॉर्मली एल्जेब्रिक मेथड की अगर बात करें। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बताता हूँ, फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊँगा। यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 इक्वेशन ले रहा हूँ और इन दोनों इक्वेशन को तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ताकि आपको मेथड में क्लियरिफिकेशन हो पाए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तीनों ही केस में हमारे आंसर सेम आएंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक का प्लेस दूसरी चीज़ ले लेती है, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हमको चेंज करना है चीज़ों को। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन आप लीजिए और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल दैट मीन्स एक्स और वाई में से किसी एक का, या तो एक्स का या वाई का, किसी भी एक इक्वेशन में से। और दूसरी बात क्या करना है, जिस इक्वेशन में से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है
उस इक्वेशन को छोड़ के जो दूसरी इक्वेशन बचती है, लेट सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है ना, तो जो इस इक्वेशन को फिर यूज़ नहीं करूँगा मैं, फिर जो दूसरी इक्वेशन बचेगी उसमें मैं उस x की वैल्यू को रख दूंगा, जो भी x का वैल्यू आया है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए सॉल्व करके देखते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 से भी निकाल सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेके और x वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास में इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो y उधर शिफ्ट होगा, दैट मीन्स 10 माइनस वाई बनेगा। जैसे ही ये वैल्यू आई 10 माइनस वाई, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 अगर चाहें तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाय इक्वेशन सेकेंड, व्हाट इज माय इक्वेशन सेकेंड, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ओके, सो ऑन द प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग द वैल्यू 10 माइनस वाई। सो x की प्लेस पे मैंने किया 10 माइनस वाई, इसकी x की प्लेस पे पूरी वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। 10 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 5 सेम। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये होगा 10 माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 5। अभी इस 5 को इधर लाते हैं और इस 3 को इसको उधर लेके जाते हैं। तो 10 इज माइनस 5, ये 5 इधर आएगा तो माइनस, और इक्वल टू 3y बनेगा। और अगर y की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये 3y इक्वल टू कितना बन रहा है 5। तो y का जो वैल्यू बनेगा वो 5/3 आ जाएगा। ये 3 उधर डिवाइड में जाएगा, दैट बिकम 5/3। ओके, अच्छा जैसे ही ये y का वैल्यू 5/3 आया है, इसको आप या तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगा। मैं सिर्फ 3rd इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ वैल्यू को, तो आप ये देखेंगे कि x इक्वल टू कितना बना था 10 माइनस वाई। सो x इक्वल टू 10 माइनस 5/3। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 5 हो जाएगा 25/3। सो दैट इज़ द x वैल्यू ऑफ x। सो दैट इज़ माई आंसर। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड को से सॉल्व करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमको वेरिएबल को इक्वल बनाना पड़ता है, ठीक है। सो वेरिएबल को इक्वल बनाने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल इक्वल बनाने, ठीक है। सो वेरिएबल इक्वल कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे कि या तो कोई भी आप एक वेरिएबल को इक्वल बना सकते हैं, x को या y को। तो आप ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ अगर इक्वेशन को, तो ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ ठीक से कि कैसे हम इक्वेशन ये वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं। तो एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो या तो मैं x का वेरिएबल इक्वल बनाऊं या y का, ठीक है। सो अगर मुझे x का वेरिएबल इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है ना। अब मल्टीप्लाई अगर 2 से होगा तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से होगा, LHS में मल्टीप्लाई और RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइड होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो पहली इक्वेशन तो मेरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 रहेगी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से क्या हो गई, यहाँ पे इक्वल हो गया इनमें कोफिशिएंट x का। तो कोफिशिएंट जैसे इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, अब
जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो सेम रहेगी, नीचे वाली को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बनी और लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं और नीचे वाली इक्वेशन के आपको साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव और ये 4 का वापस से नेगेटिव। तो आप देखेंगे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3y माइनस 2y दैट मीन्स y और 5 माइनस 4 यानी कि 1। सो सीधे यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल गया 1। अब इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 किसी में भी रखेंगे, आपको आंसर x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, सो अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 5। सो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 और 2x इक्वल टू बनेगा, ये उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बनेगी 2/2 दैट मीन 1, है ना। सो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया, मतलब सॉल्यूशन जो इक्वेशन का आया वो x भी 1 और y इक्वल टू भी 1 आया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो ऐसे हमको एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना होता है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे मुझे x की जगह y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता तो मैं नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता 2 की जगह और सेम प्रोसीजर फॉलो करता, तब भी आंसर यही आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में कभी ऐसा सपोज कीजिए केस बन जाता है कि एक इक्वेशन लेट सपोज यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है और 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो अगर देखें तो यहाँ दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है ना। तो अब कैसे इक्वल करेंगे, तो जो नीचे वाला कोफिशिएंट है 4 उसका हम ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है 3 उसका पूरा हम नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। x के अगर y के करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के इक्वल हो जाएंगे। जैसा भी हमको करना है हम कर सकते हैं, कैसे भी आप सॉल्व करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा और करेक्ट ही आएगा, बट प्रोसेस में आपको गलती नहीं करना है कैलकुलेशन में, ठीक है। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जनरली आपकी बुक में एक फार्मूला गिवन है, तो फार्मूले से हम कर सकते हैं वैल्यू को सॉल्व, लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा तब आपको फार्मूला ज़रूर बता दूंगा। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। हम इसी इक्वेशन पर लगाते थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 5। इन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर सॉल्व मुझे करना है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन विल बी रिड्यूस लाइक x प्लस वाई, ये 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 बनेगी। इन इक्वेशंस को आपको ऐसे अरेंज कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ, फिर आपके पास में y के लिए यहाँ पे, और यहाँ जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के लिए आपको हमेशा 1 लेना है। x की वैल्यू के लिए x कंसीडर करना है, y की वैल्यू के लिए y और कांस्टेंट के लिए 1 आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये न्यूमरेटर में रखनी है वैल्यूज़ x, y और 1 और इनके डिनोमिनेटर्स निकालना है और हमेशा क्या कर देना है, इनके बाद में इक्वल, जो भी डिनोमिनेटर्स में वैल्यू आएगी तो ये जो रेशो आएगा वो इक्वल आएगा। अभी रेशो निकालने के लिए अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर, x वाली टर्म को आपको हाइड कर लेना है, तो x वाली टर्म मैंने हाइड कर ली, फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और देन इसका इसमें, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई सिर्फ कॉफिशिएंट्स का होता है ना। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे 5, तो 1 इंटू माइनस 5 है ये पूरा, तो 1 इंटू माइनस 5 दैट बिकम 1 इंटू माइनस 5, ठीक है। फिर इधर 2 का 10 में, तो माइनस 2 है तो माइनस 2 इंटू माइनस 10 है, सो माइनस 2 इंटू माइनस 10, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन हमेशा बीच में क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है। अगर y वाले की कंसिडर करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 बचेगा, माइनस 10 का यहाँ के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस 10 इंटू 1, सो यहाँ बना माइनस 10 इंटू 1, ठीक है। बीच में हमेशा माइनस लगता है, इसको हाइड किया हुआ था। फिर क्या बनेगा, इसका इसमें हो गया, फिर इसका इसमें, तो 1 इंटू माइनस 5, तो ये बनेगा 1 इंटू माइनस 5, ठीक है। जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर भी।
लास्ट वाला देखेंगे तो इसको अगर मैं हाइड करूँ तो ये हाइड हो जाएगा 1 का 2 में, यानी कि 1 इंटू -2, क्योंकि ये -2 था, फिर बीच में -1 का 1 में, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना बनेगा, नीचे कितना बनेगा x के, -5 -10 इंटू 2 -2, ये हो जाएगा 20, लेकिन माइनस का 20 बनेगा क्योंकि ये 10 टू ज़ा 20 हो जाएगा प्लस का। सो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एज इट इज़ ये वाला। y अपॉन कितना बनेगा, -10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5, और यहाँ पे 1 के अपॉन में कितना बनेगा, माइनस का 2 और माइनस का 1। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा -25, यहाँ बनेगा -5 और यहाँ बनेगा माइनस का 3, है ना। सो आपको एक बार इसको इसके इक्वल रखना है तो x की वैल्यू मिलेगी, और एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, इस रेशो को इस रेशो के इक्वल रखना है तो y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों रेशो को इक्वल करते हैं पहले। तो x अपॉन -25 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो -3x, इसका इसमें होगा तो -25, इससे कट हो जाएगा, 3 नीचे चले जाएगा तो x का वैल्यू 25/3 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, फिर अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन -3, आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y इक्वल टू, इसका इसमें किया फिर इसका इसमें -5, यहाँ से कैंसिल हुआ, y का वैल्यू 5 मिलेगा। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशन, सॉरी 5 और ये 3 नीचे जाएगा तो 5/3 मिलेगा। तो दीज आर द सॉल्यूशन और x वैल्यू ऑफ x और y। देखो यहाँ पे भी 25/3 और y इक्वल टू 5/3 आ रहा था, यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू 25/3 और y इक्वल टू 5/3 आ रही थी। दैट मीन्स दैट इज़ क्लियर। अगर हम एलिमिनेशन से भी इक्वेशन को सॉल्व करते तो वैल्यूज़ वही आती, लेकिन एलिमिनेशन सिखाने के लिए मुझे आपको दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ी। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 3। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम जो पार्ट कवर करेंगे वो पार्ट होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का सॉल्व आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।